हे गाइस, कैसे हैं आप। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। ये गुणधर्म या प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, और दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट वोलाटाइल है, दूसरा नॉन वोलाटाइल है। यानी मैं यूँ कहूँ कि हम ऐसा सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल है और इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने वाले हैं। वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को यहाँ पर घोलकर हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके वेपर प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे साथ, पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे और कंप्लीट मैटर कलेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच containing non volatile solute, इसके बारे में बात करेंगे। क्या है? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लोज कंटेनर है। कैसा कंटेनर है? क्लोज कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट भर रखा है, विलय भर रखा है, और ये है विलायक भर रखा है। विलय नहीं, सॉल्वेंट भर रखा है, विलायक भर रखा है। विलायक को अपन किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ये ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमने शो कर दिए। अब यहाँ पे ए क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। ए क्या है? वोलाटाइल है, वाष्पशील है, इसलिए सारे के सारे ए क्या बनाएंगे? यहाँ पे जो सरफेस पे ए है वेपर बनाएंगे। यहाँ पे वेपर बन गई, और यही वेपर क्या डालेगी? यहाँ पे प्रेशर डालेगी, वाष्प दाब डालेगी, जिसे क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहेंगे। आ रही है बात समझ में? फर्स्ट कंडीशन। ए क्या है? वोलाटाइल। ए को क्या कह रहे हो आप? ए है वोलाटाइल कंपोनेंट, वाष्पशील घटक या अवयव बोल सकते हैं आप। और यही क्या है? सॉल्वेंट मीन्स क्या है? विलायक। इसे ये आप क्या कह रहे हो? विलायक। ओके। अब आप इसमें एक अवाष्पशील विलय यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इस ए विलायक में डिसॉल्व करोगे। बी क्या है? बी क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल क्या है? कंपोनेंट, जो कि क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, ये आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हो। देखिए सॉल्यूशन टॉपिक में जो नॉन वोलाटाइल्स की बात करी जाती है, तो नॉन वोलाटाइल्स कौन से होंगे? सॉलिड्स होंगे, मैक्सिमम सॉलिड्स। हालांकि जो लिक्विड्स है वो भी कई लिक्विड्स नॉन वोलाटाइल्स होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, पर सॉलिड हम यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स लेंगे बी के फॉर्म में जो कि हमारे यहाँ पे काम में आने हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे यूरिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा H2N C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया के बारे में बात करेंगे। इनका आप लोग मोलर मास भी साथ में ध्यान रखिएगा। अणुभार, मोलर मास मीन्स अणुभार भी ध्यान में रखिएगा। यूरिया का मोलर मास होगा 60। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन का 1, और कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे 60 प्राप्त होगा। ठीक है ना। कितना मोलर मास है?
60। ओके, इसी प्रकार से ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 और इसका मोलर मास होगा 180। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आपने। एक हम यूज करेंगे शुगर या सुक्रोज। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसका मोलर मास होता है 342। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये है आपके सॉलिड्स जो कि आप अवाष्पशील विलय के रूप में यहाँ पे काम में लेंगे। इनकी कैलकुलेशन की हमें नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मोस्टली सॉलिड्स अवाष्पशील होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सॉल्वेंट था A, जिसमें हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं जो कि नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है। तो जब आप B को इसमें डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन गया ना। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है प्योर A है ना ये, और प्योर A के वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, PA0 बोल सकते हैं ना इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ पे B डिसॉल्व कर दिया, तो अब यहाँ पे सरफेस पे पहले किसके मॉलिक्यूल्स थे, केवल A के ही मॉलिक्यूल्स थे, है ना। बट अब जब आप B को यहाँ पे डिसॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे सरफेस पे क्या आ जाएंगे, B के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। साथ में किसके मॉलिक्यूल्स आ गए, B के भी आ गए। पहले तो केवल किसके थे, A के ही थे जो पूरे के पूरे इवेपोरेट हो रहे थे, ठीक है। अब क्या B इवेपोरेशन शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है, तो ये वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप इस सॉल्यूशन को खुद विजुअल देखिए, इसका इमेजिन करिए कि क्या हुआ होगा। A तो इवेपोरेट होगा, पर क्या B इवेपोरेट होगा, नहीं होगा। B यहाँ पे इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है। तो यहाँ पे जो वेपर बन रही है वो केवल किसके कारण बन रही है, A के कारण बन रही है। तो प्रेशर डालने वाला प्रेशर कौन डालेगा, A की वेपर डालेगी, B तो वेपर बना ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल A के कारण होगा, पहली चीज। दूसरी, यहाँ पे भी A वेपर बना रहा है, यहाँ पे भी A वेपर बना रहा था, पर हम बात करें क्या यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था उतना ही वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि कंपैरेटिव टू दिस कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, कम A वेपर बना रहे हैं, और कम A वेपर बना रहे हैं तो यहाँ पे वेपर प्रेशर में भी क्या आएगी, कमी आएगी। यानी यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके कारण है, A के कारण है। क्या है, वेपर प्रेशर है तो इसको P बोल दे। पर क्या यहाँ पे मैं नोट लगा सकता हूं, नहीं, नोट यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि B डिसॉल्व करने के कारण यहाँ पे वेपर प्रेशर में कमी आएगी। यहाँ पे इतना वेपर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि सरफेस पर कौन आ गए, B के भी पार्टिकल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, और B यहाँ पे वेपर नहीं बना रहा है, वाष्प नहीं बना रहा है। इसलिए इसमें आप क्या कर लिखोगे, इसको केवल PA लिखोगे। इस यानी इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, PA होगा। ठीक है, ओवरऑल इस पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं, PA। क्यों बोला PA, क्योंकि B तो यहाँ पे वाष्पित हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जाए इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, वाष्प दाब कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए A कंपोनेंट क्या है, वोलाटाइल, B क्या है, नॉन वोलाटाइल। वेपर प्रेशर केवल किसके कारण होगा, A के कारण होगा। ठीक है, तो अब बाई राउल्स लॉ, राउल के नियम से क्या कह सकते हैं, राउल क्या कहता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो वोलाटाइल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विलियन का वाष्प दाब, जो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब है, वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन राउल के नियम से, PA प्रोपोर्शनल टू XA, PA इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू XA लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू P0A XA। अब यहाँ पे इसे चाहे आप PA लिख ले या आप इसे PS, क्योंकि सॉल्यूशन का विलियन का भी तो वेपर प्रेशर यही होगा ना। क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि B वोलाटाइल नहीं है, B वाष्प नहीं बनाएगा, मेन रीजन ये है। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन ने एक तो ये बात बोली कि यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा, इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। वाष्प दाब में क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसे ही बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में कमी आ रही है, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? इसे लिख लीजिए। चलें आगे, मिटा दूं इसे? ओके, ठीक है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अभी हम शुरू कर रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसका प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर लिया है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के अणु संख्य गुण धर्म। पहले बिगिनिंग में मैंने आपको बता दिया था कि अणुओं के जो या आपके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जिसमें था फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वही यहाँ पे अपन पहला टॉपिक यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखिए, अणु संख्य गुणधर्म कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे शब्द से एक चीज स्पष्ट हो जाती है, अणु संख्य ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अणुओं की संख्या पर, जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी ये गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। किस पे निर्भर कर रहे हैं? विलय के कणों की संख्या पर। अब कण अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो, तो उन कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। उसकी प्रॉपर्टी कैसी, उसकी नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, उस पर ये गुणधर्म निर्भर नहीं करेंगे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे निर्भर करती है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, सल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती है। नॉट डिपेंड ऑन सल्यूट्स नेचर पर निर्भर नहीं करते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर, नेचर पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे गुणधर्मों को आप अणु संख्य गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, अणु संख्य गुणधर्म शुरू करते हैं। इसे लिखिए सबसे पहले कि विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणु संख्य गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट अपन ले रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर से देख लीजिए, एक सॉल्यूशन है जिसमें ए सॉल्वेंट है, बी सल्यूट है, ए वोलाटाइल है, वाष्पशील है, बी नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है। इनको डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ए बी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा बन गया? ए बी सॉल्यूशन।
इस ए बी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके कारण होगा, बी के कारण या ए के कारण, ए के कारण ही होगा ना। तो ए के लिए अगर इसका वेपर प्रेशर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अ सॉल्यूशन देयर ए component सॉल्वेंट जो कि क्या है, वोलाटाइल है, वाष्पशील है। बी कंपोनेंट सल्यूट है, विलेय है, जो कि अवाष्पशील है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट्स है और इनकी कंडीशंस क्या है कि ए वोलाटाइल है और बी नॉन वोलाटाइल है। तो देन वेपर प्रेशर ऑफ this solution by Raoult's law। तो इस विलियन का राउल के नियम से वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम, पी ए इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल लिख दें पहले, जीटा ए। राहुल यही कहता है ना, वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो ये ए के कारण वाष्प दाब होगा, तो ए की आपने मोल भिन्न लिख दी। अब आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे, क्या लिख देंगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट जीटा ए। दिस इज द, यहाँ पे पी ए क्या है, विलियन का वाष्प दाब, पी ए नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। ओके, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक बात है। ओके, एक्स ए क्या है ये भी बता दीजिए, जीटा ए क्या है, ए के मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, अब देखिए कितने कंपोनेंट्स है इस सॉल्यूशन में, ए और बी। तो ए की मोल फ्रैक्शन अगर जीटा ए है तो बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, जीटा बी, क्योंकि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल्स टू 1। देन जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा ए। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 1 होता है ना, इन सभी का सम 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल्स टू 1, जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा ए। क्या यहाँ पे जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा बी, सॉरी भी बी होगा ना, ये इधर बी जाएगा। तो क्या ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या लिख देंगे इसे, जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा बी। ठीक है ना। अब ये जीटा ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर पुट करते हैं। क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 में जीटा ए की वैल्यू पुट करने पर क्या लिख देंगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए 1 माइनस जीटा बी, यही होगा ना। अब इसे क्या कर दें, पी नोट ए से मल्टीप्लाई कर दें। क्या लिख देंगे, पी नोट पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, पी ए नोट माइनस पी ए नोट जीटा बी, ऐसा ही होगा ना। यही तो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक बात है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। हाँ जी, दिख रहा है, मैंने ये चेक करा था कि बोर्ड आ रहा है क्या, कैमरे में आ रहा है। यहाँ तक की बात आ गई समझ में, पता चल रहा है क्या हो रहा है। ओके, अब देखिए
इस वाली वैल्यू को हम उठा के ऑपोजिट साइड ले जाएं और इसको इधर ले आएं। कर सकते हैं ऐसा? ओके, देखिए क्या लिख दें, P नोट A जीटा B इज इक्वल्स टू PA माइनस PA नोट। ऐसा लिख सकते हैं। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, ये होगा भी P नोट है ना। इसको इधर लेके गए, क्या हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, P नोट A जीटा B, और इसको उधर लेके गए तो क्या हो गया, P नोट A माइनस PA। ठीक बात है, ओके। अब यहां पे देखिए, यहां पे P नोट A क्या है, प्योर A का वेपर प्रेशर, PA क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, P नोट A की या PA की, बताइए किसकी है, अभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है P नोट A की, यानी P नोट A और ये PA। मान लीजिए प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर 100 था, नॉन वोलाटाइल डिसोल्व करा तो मान लीजिए वेपर प्रेशर हो गया 80, 100 में से 80 गया, कितना बचा 20। तो ये यही तो बता रहा है, 100 में से 80 गया, कितना बचा 20। यानी वाष्प दाब में कितने की कमी आई है, 20 की कमी आई है। वाष्प दाब में कमी कितने की आई है, 20 की कमी आई है। यानी ये टर्म किसको शो कर रही है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। किसको शो कर रही है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी को शो कर रही है ये टर्म। ये प्योर का है, ये सॉल्यूशन का है। अब देखिए, क्या इस P नोट A को इधर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं ना। तो क्या बचेगा, जीटा B। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P नोट A माइनस PA अपोन P नोट A इज इक्वल्स टू जीटा B। अब यहां पे ये तो क्या थी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहां पे जो हमें मिला है P नोट A से डिवाइड करने पर, इसे ही क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दोबारा से लिख दूं इसे मैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यहां पे आपने शो कर दिया। देखिए किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ये आ रहा है B की मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट आ रहा है। वाष्प दाब में जो कमी आ रही है किसके इक्वल आ रही है, B की मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ रही है। तो B कौन था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट था। जितना आप वोलाटाइल ज्यादा घोलोगे उतनी तो वाष्प दाब में कमी आएगी, वोलाटाइल जितना ज्यादा होगा उतना ही वाष्प दाब अधिक होगा। और यहाँ पे B क्या है, नॉन वोलाटाइल है, इसलिए वाष्प दाब में यहाँ पे कमी होगी। किसके बराबर, जितनी ही कंसंट्रेशन जो आपने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में शो करी है वह B की होगी, उतनी ही वाष्प दाब में यहाँ पे कमी आएगी। ठीक बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी हमें यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। ओके, यहाँ पे आगे हम बात करें एक्स बी क्या है, जीटा बी क्या है। इस जीटा बी की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो जीटा बी की वैल्यू पुट करके इसे आगे सोल्व करते हैं, तब तक आप ये उतार लीजिए। ओके, ठीक है, चलो मिटा दूं इसे, हो गया इतना। अभी देखिए, ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिला था क्या, पी ए नोट माइनस पी ए अपोन पी नोट ए इज इक्वल्स टू जीटा बी। ओके, इसे भी मिटा दूं। अब ये हमारा फाइनल जो अभी अपन ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाला वो ये आ गया। अब देखिए व्हाट इज जीटा बी। जीटा बी क्या होता है, कंपोनेंट्स कितने हैं, ए और बी। तो हम क्या लिख देंगे, जीटा बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट
बटे में सॉल्यूशन में जो टोटल कंपोनेंट है कौन कौन, Na प्लस Nb, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया ये, तो यहाँ पे इस जीटा बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, क्या लिख देंगे, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल एन ए, तो एन ए के लिए क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ए जो गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसी प्रकार से ये बी होगा ना, बी होगा भाई, ये ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, जीटा बी लिया है ना ये, तो इसलिए ये बी होगा, बाई चांस मैंने लिख दिया, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या गया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, बी की मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, तो एन ए क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और इसी प्रकार से एन बी क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहाँ पे फिर से ध्यान दे ले भाई, ये जीटा बी था, तो जीटा बी, बी के मोल बिन क्या होगी, बी के मोलों की संख्या बटा सभी अवयवों के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना। बी पहले अपन ने डिस्कस कर रखा है मोल बिन, वहीं से ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू एन बी की वैल्यू क्या रख दें, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एन बी की डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब देखिए जो सॉल्वेंट है उसके कंपैरेटिव सल्यूट बहुत ही कम है, बहुत ही लेस क्वांटिटी में, और यहाँ पे ये प्लस में है। तो प्लस जब आपके पास में हो, किसी चीज को आप जोड़ रहे हो और वो बहुत ही कम नगण्य हो, ना के बराबर हो, नेगोशिएबल हो, नगण्य हो, तो उस स्थिति में अपन उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में इन्हें नगण्य नहीं मान सकते हैं, पर जोड़ना हो या आपको घटाना हो उस स्थिति में आप इन्हें नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये B है, इस B की मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है, इसमें जोड़नी है बहुत थोड़ी सी है, तो इसको अपन यहाँ पे इसको नगण्य मान सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि NB इज वेरी वेरी लेस देन NA, सो क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या कर देंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे। NB क्या है, इसको छोड़ देंगे तो बचा क्या, NB अपॉन NA, यानी इसे भी छोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, A माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। देखिए बार बार नहीं बोल रहा हूँ, B क्या है, सल्यूट है, A क्या है, सॉल्वेंट है, आप खुद समझ जाइएगा। मल्टीप्लाइड बाई, हाँ जी, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये हमारे पास में आ गया फाइनल फॉर्मूला। और इसके द्वारा हम जो सल्यूट है उसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सल्यूट का मोलर मास क्या होगा, एम होगा, तो मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, बाकी सब उधर चले जाएंगे, क्या लिख देंगे, एम बी इज इक्वल्स टू पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी ए मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये आ गया आपके पास में सल्यूट की मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो ये है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर देन अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। जब एक अवाष्पशील विलयन में उपस्थित होता है तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में जो कमी आती है उस कमी को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलें आगे, मिटा देते हैं, साफ कर दूं इसे। इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो अपन ने कैलकुलेट करा था उसी से रिलेटेड है, ध्यान दें। शुद्ध जल का वेपर प्रेशर 60 mmHg हो तो इसी ताप पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कीजिए जिसे 30 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम वाटर में घोला गया है। यानी सॉल्यूशन किस प्रकार का है, 30 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम वाटर में घोला गया है और प्योर वाटर का हमें वेपर प्रेशर दे रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं, गिवन क्या क्या, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन दिया क्या क्या गया है, प्योर वाटर का दिया तो इसे क्या लिख सकते हैं, P नोट A इज इक्वल्स टू 60 mmHg, ठीक है। और क्या दिया है, वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया कितना दिया है 30 ग्राम्स, वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 72 ग्राम, ठीक है, ओके। अभी देखिए फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं हम, यहाँ पे हमने लिखा था P नोट A माइनस पी ए अपॉन P नोट A इज इक्वल्स टू जीटा B, यही तो लिखा था और जीटा B को सॉल्व करके हमने लिख दिया था आगे। तो यहाँ पे जीटा B रख लेते हैं एक बार अपन इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मोलर मास तो कैलकुलेट करना नहीं है हमें, तो क्या ज्ञात करना है, केवल सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, यानी PA कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जीटा B के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यूरिया के नंबर ऑफ मोल और वाटर के नंबर ऑफ मोल चाहिए, ठीक है, ओके। तो क्या लिखेंगे, इसे कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जीटा B इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीटा किसकी चाहिए आपको, B कौन है यहाँ पे, यूरिया है, तो यूरिया के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, जीटा यूरिया इज इक्वल्स टू N यूरिया अपॉन N यूरिया प्लस N वाटर। यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है, वाटर, ठीक है, ओके। अभी देखिए N यूरिया कैलकुलेट करें, N यूरिया क्या होगा, वेट ऑफ यूरिया कितना दिया है, बार बार नहीं लिखूंगा अभी मैं, फॉर्मूला सीधा ही पुट कर रहा हूं यहाँ पे। वेट यूरिया का हमें कितना दिया है यहाँ पे 30 ग्राम 30, और मोलिकुलर वेट कितना होगा यूरिया का 60, कैलकुलेट करके देख लेना चाहे आप इस फॉर्मूले में H2NC डबल बॉन्ड O NH2, आप इसमें कैलकुलेट करके पुट कर देना चाहिए, आपको इसका 60 मिलेगा रिजल्ट, ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपका 30/60, कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.5, ओके। इसी प्रकार से N वाटर का वेट कितना दिया है हमें 72 ग्राम, मोलर वेट कितना होता है वाटर का H2O 18, कितना आ जाएगा 4, इसलिए जीटा यूरिया इज इक्वल्स टू किसके मोलों की संख्या, यूरिया के बटा में सभी के मोलों की संख्या, 4 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू 1/9, ठीक है, ओके। ये आ गया हमारे पास में यूरिया के मोलों की संख्या, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, P नोट A हमें गिवन है ना, कितना लिख सकते हैं 60 बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सारी वैल्यूज पुट कर दें। P नोट A की वैल्यू 60 दे रखी है, PA कैलकुलेट करना है, P नोट A 60 इज इक्वल्स टू क्या रख दें 1/9, ठीक है, ओके। अभी देखिए इस 9 को इधर ले जाए, 60 को इधर ले जाए, क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस PA इज इक्वल्स टू 60 उधर गया ना 60, क्या 9 और 60 कट सकते हैं,
काट दीजिए, इससे ये कितने टाइम कट जाएगा 20 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ठीक है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 180, 3 पी से मल्टीप्लाई होगा 3 पी ए इज इक्वल्स टू 20। ओके, अब 3 पी ए को उधर ले जाइए, 20 को इधर ले आइए, क्या लिख दोगे 3 पी ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20, पी ए बराबर क्या लिख दोगे, इसमें से 180 में से 20 गया, क्या बचा 160 बाई 3, यही होगा ना। और 160 बाई 3 इसको कैलकुलेट करके फटाफट बताइए कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 53.33 mmHg। पी ए इज इक्वल्स टू 53.33 mmHg, ठीक है। ओके, इसे उतारिए। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से रिलेटेड। कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉलिड सल्यूट को 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, प्राप्त सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 बार हो तो सल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या है लिख दीजिए, गिवन डाटा क्या क्या है, बेंजीन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, देखिए वेपर प्रेशर को अपन वीपी से शो कर देते हैं, वीपी ऑफ प्योर बेंजीन, वीपी ऑफ प्योर बेंजीन कितना है 0.850 बार दे रखा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 10.5 ग्राम नॉन 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, WB होता है ना विलेय, WB कितना दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक है। और ये प्योर बेंजीन का इसको क्या बोल सकते हो आप, P0A, ठीक है, P0A बेंजीन, प्योर बेंजीन P0A इज इक्वल्स टू 0. ठीक है 850। ओके, फिर क्या दे रखा है 0. नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है। वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे सल्यूट है भी है ना, वेट ऑफ बेंजीन यानी WA कितना दे रखा है 39 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पता है मोलर मास की भी नीड होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन सॉल्वेंट है तो क्या लिख देंगे Ma, और बेंजीन क्या होता है C6H6, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 72 प्लस 6 78, मोलर मास आ गया 78, ठीक है। फिर क्या दे रखा है वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PA कितना दिया है 0.845 बार। और कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सल्यूट यानी MB यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो गिवन है वो सारा कुछ लिख दिया। अब देखिए हमारे पास में रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है ना, हमने क्या लिखा था PA0 माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई MA अपॉन WA। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, MB कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे MB, या यहाँ लिख दूँ मैं इसे MB कौन है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो इसे क्या लिख दें MB इज इक्वल्स टू, MB इधर गया बाकी सारा उधर गया, क्या लिख देंगे इसे MB इधर है, इसको वहाँ ले गए P0A अपॉन P0A माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय
WB MA अपॉन WA, ये आएगा ना फॉर्मूला हमारे पास में। ठीक है, अब अपन इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि MB की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ओके, तो क्या लिखेंगे, MB इज इक्वल्स टू P नोट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, P नोट ए 0.850, P नोट ए की वैल्यू अगेन 0.850 माइनस PA की वैल्यू क्या है 0.845, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय WB कितना गिवन है 0.5 मल्टीप्लाइड MA कितना है 78 अपॉन WA कितना दिया है हमें 39, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, क्या लिख देंगे, MB इज इक्वल्स टू 0.850 अपॉन, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 0.005 ही आएगा क्या, 850 में से 845 जाएगा 0.005 आ गया। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 78 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 39 अपॉन 39, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये कितनी बार कटा, 5 से 17 बार कट गया क्या, कितना आ गया रिजल्ट 170। तो MB की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 170 ग्राम, यानी जो नॉन वोलाटाइल सल्यूट है उसका मास होगा यहाँ पे, मोलर मास होगा 170 ग्राम। तो इसे लिख लीजिए। तो गाइज इस क्लास में इतना ही। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या मैं कहूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। इसके नोट्स बनाइए, नोट्स को रिपीट करिए और तब तक रिपीट करिए, मैक्सिमम रिपीट करिए जब तक आप सीख नहीं जाते हो। मैक्सिमम रिपीट ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। रटना नहीं है, सीखना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।